मैं कहूँगी कि पेरेंटिंग बदली नहीं है, पेरेंटिंग कंफ्यूज हो। पेरेंट्स को ये नहीं समझ में आ रहा कि कब उन्हें स्ट्रिक्ट होना है। तो म्यूजिक भी आना चाहिए, इसको स्पोर्ट्स भी कोई ना कोई आना चाहिए। ऐसे करो वैसे करो, ये नहीं करना, बोला था ना ऐसे नहीं। बच्चों को डर लगता है कि अगर वो सच बता देंगे तो पता नहीं क्या होगा। क्या केवल मार्क्स पे फोकस करना जरूरी होता है? क्या हार्मफुल नहीं है थोड़ा सा ये? स्ट्रिक्ट पेरेंट होना चाहिए, फ्रेंडली पेरेंट। जब हम लोग पढ़ते थे तो स्कूल जाते थे, टीचर ने जो कहा हमने कर लिया, घर आके जो माँ बाप ने कहा वो कर लिया। लेकिन आजकल के बच्चे, जैसे सोशल मीडिया आया है, जैसे जैसे पाश्चात्य संस्कृति आ रही है, लोगों के व्यवहार भी बदल रहे हैं, बच्चों के व्यवहार भी बदल रहे हैं। मेरे साथ हैं प्रियंका भार्गव जी, और 20 से 25 सालों के बीच छोटे बच्चों के साथ लगातार काम करिए। कैसी मैम आप? बहुत अच्छे। आपने तो बच्चों के साथ काम किया है जी। क्योंकि बच्चे या तो टीचर्स के समझ में आते हैं या जो उनको समझे उनके समझ में आते हैं। बिल्कुल। आजकल जो गैप क्या हो गया मैम बच्चों के बीच और माता पिता के बीच? काफ़ी गैप सब बढ़ता गया है, ऐसा है कुछ? ऐसा अगर मैं बोलूं कि 100% केसेस में ऐसा है तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ अगर हम ब्रॉडली देखते हैं तो पेरेंट्स ये फील कर रहे हैं कि बच्चे उनकी बात नहीं समझ रहे हैं, या वो जो कहना चाहते हैं बच्चे उसको अदरवाइज लेते हैं। तो उसकी वजह से उनको एक ये फीलिंग आती है कि शायद पेरेंट्स और बच्चों में गैप बढ़ रहा है। ये एक उनकी फीलिंग है जिसकी वजह से ये सब फील करते हैं। नहीं, वो कहते हैं कि गैप बढ़ रहा है, लेकिन वो जब व्यवहार की बात करते हैं कहते हैं स्कूल में बच्चा तो हमारा ऐसा रहता है, जब हम जाते हैं हमारी टीचर कहती है आपके बच्चे से सीधा तो कोई है ही नहीं, और जब घर पे जाते हैं तो एकदम उसका व्यवहार चेंज रहता है। यहाँ पे देखिए, पेरेंट को ये समझने की ज़रूरत है कि दोनों जगह का माहौल फ़र्क है। कोई भी इंडिविजुअल हो, चाहे अगर पेरेंट खुद को देखे तो हम कभी भी किन्हीं दो माहौल में सेम तरह से व्यवहार नहीं करते। हम अगर किसी सोशल गैदरिंग में हैं हम अलग तरह से बिहेव करेंगे, हम अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं तो अलग तरह से करेंगे, हम अगर अपने बॉस के सामने खड़े हैं तो हम अलग तरह से बिहेव करेंगे। तो बच्चे के साथ भी वही सिचुएशन बदलती हैं। जब वो स्कूल में होता है, उसे 40 या 35 या 40 बच्चों की क्लास में एक डिसिप्लिन में रहना होता है। उसे पता है अगर वो टीचर की बात सुनेगा तो उसे इमीडिएटली एक अच्छे स्टूडेंट का तमगा दिया जाएगा, उसे इंसेंटिवाइज किया जाएगा। घर में आके वो रिलैक्स हो जाता है। क्या 10 और 15 सालों में पेरेंटिंग बदली है क्या ना? पेरेंटिंग, अगर मैं सही शब्द यूज़ करूं अनिल जी, तो मैं कहूँगी कि पेरेंटिंग बदली नहीं है, पेरेंटिंग कंफ्यूज हो गई है आजकल के। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। पेरेंट्स को ये नहीं समझ में आ रहा कि कब उन्हें स्ट्रिक्ट होना है, कब उन्हें माइल्ड होना है, और कब उन्हें फ्रेंड बन जाना है। हमारे तो अगर हम इंडियन सिस्टम की बात करें तो हमने बचपन से सुना है कि पंचवर्षाणि ताड़येत, लालयेत दशम वर्षाणि, एंड प्राप्ते षोडशे वर्षे मित्रवदाचरेत। तो हम बचपन से ये सुनते आए हैं कि 5 वर्ष तक आप बच्चे को बहुत प्यार कीजिए, 10 साल तक के बच्चे को डांटा जा सकता है, कभी मारा भी जा सकता है, लेकिन जैसे ही बच्चा 16 साल का हो, और हमारे तो कहते हैं कि जब बाप का जूता बेटा पहनने लग जाए तो तब उसे मित्र समझना चाहिए। अब जो नई जनरेशन अभी पेरेंट बन रही है वो इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज है कि किस चीज़ पे बच्चे को रोकना है, किस चीज़ पे उसको फ्रीडम देनी है। तो वो कंफ्यूज हो चुकी है। इस वजह से कम्युनिकेशन गैप बढ़ता है, और कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशंस बच्चे से बहुत ज़्यादा हैं। एक पेरेंट है, उसका एक बच्चा है, उसे लगता है कि ये पढ़ाई में भी अच्छा होना चाहिए, इसको म्यूज़िक भी आना चाहिए, इसको स्पोर्ट्स भी कोई ना कोई आना चाहिए, ये आउटगोइंग भी होना चाहिए, एक्सट्रोवर्ट भी होना चाहिए, इसमें स्टेज फियर भी नहीं होना चाहिए। तो हमें बच्चा नहीं, एक सर्वगुण संपन्न आदमी चाहिए। और जब हम किसी सर्वगुण संपन्न की खोज में निकल पड़ते हैं तो ऐसी समस्या आती है। नहीं, जैसे मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ। हाँ। जैसे बेटा स्कूल से आता है गले लगता है, यार पापा, हम लोग अपने पापा से गले मिलने के लिए तरस जाते थे। शायद मैं तो अब तक कम से कम लास्ट में इतने साल हो गए जी 4 या 5 बार गले मिला होगा। हाँ। और वो रोजाना कम से कम दिन में 10 बार मिल लेता है, यार पापा। हाँ, ये तो मैं कहती हूँ कि अच्छा है, इससे बॉन्डिंग इम्प्रूव होती है। पहले के टाइम में हम देखते हैं कि फादर वॉज अ टेरिफाइंग फिगर। पापा घर में आ गए, अभी भी डर लगता है। तो यही होता था कि पापा घर में आ गए तो बच्चे खाट के नीचे छुप जाते थे या बाहर भाग जाते थे, दरवाजे के पीछे छुप जाते थे। तो वो तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं था। पेरेंट के साथ, फादर के साथ अगर बच्चे की अच्छी इमोशनल बॉन्डिंग है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये अगर हो रहा है और पेरेंटिंग में हो रहा है तो ये तो एक अच्छा चेंज है, तो ये तो होना चाहिए। लेकिन उसके साथ ये है कि हमें एक गाइडिंग अथॉरिटी की तरह भी काम करना होता है। सिर्फ यही नहीं कि हम उन्हें प्यार करें, हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हें लाड ही करें। जहाँ ज़रूरी हो हमें उन्हें गाइड करना पड़ेगा, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ थोड़ा सख्ती से भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चा है,
उसे वो दुनियादारी नहीं पता जो हम देख चुके हैं। तो वो डिफरेंस जिस दिन हमें समझ में आ जाएगा और जिस दिन हमारी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी बैलेंस हो जाएंगी। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका ये है कि आप जब भी बच्चे से 90% एक्सपेक्ट कर रहे हो जिस भी क्लास में, आप सिर्फ आंखें बंद करके 2 मिनट ये सोच लीजिए कि आपके उस क्लास में क्या परसेंट। तो मुझे क्या लगता है, पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा करे ये ज़रूरी नहीं है, मेरा बच्चा मेरे से अच्छा करे ये सबसे ज़रूरी है। तो मेरे से अगली जनरेशन अगर मेरे से बेटर कर रही है वो मेरा अचीवमेंट है। आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है जी चलिए, आप बच्चों को तो स्कूल में मना कर देंगे मोबाइल फ़ोन ना लेके जाओ, जी। लेकिन वो घर जाते ही ना या तो मम्मी से झगड़ा करके मोबाइल ले लेते हैं या पिता से झगड़ा करके मोबाइल लेते हैं। अगर नहीं झगड़ा करें तो जैसे मान लीजिए कि मेरी वाइफ ने अगर मोबाइल रख दिया तो कार्तिक उठाएगा और जाएगा उस कोने में जाके स्क्रॉल करेगा, हाँ। या सोशल मीडिया पर अपना समय बिताता है या मोबाइल पे और भी कुछ देख लेता होगा, क्योंकि फ़ोन वगैरह अपने फ्रेंड्स को फ़ोन भी करता है वो। इसके बाद जो सोशल मीडिया या मोबाइल फ़ोन की बात कर रहा हूँ, क्या बच्चों के बिहेवियर में कुछ चेंजेस हुए, क्या बदलाव आया? सो एक्चुअली मोबाइल फ़ोन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मोबाइल फ़ोन ने सिर्फ बच्चों ही नहीं सभी लोगों की लाइफ में परिवर्तन लाया है। आज हम अपनी भी बात करें तो जब तक मोबाइल फ़ोन नहीं थे हम एक अलग तरह के इंडिविजुअल थे, और आज जब मोबाइल फ़ोन आ चुके हैं तो हम बिल्कुल अलग तरह की डिपेंडेंस उस पर फील करते हैं। तो ये चेंज बच्चों में भी आया है। हाँ, लेकिन ये है कि क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, उनकी आंखें उससे इम्पैक्ट होती हैं, उनका अटेंशन स्पैन उससे इम्पैक्ट हो रहा है, तो हमें इस बात का कंसर्न है कि उसका कोई गलत इम्पैक्ट उस पर ना पड़े। तो मोबाइल फ़ोन के इंट्रोडक्शन से डेफिनेटली ये चीज़ तो है, अटेंशन स्पैन कम हुआ है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट बच्चों को मिला है और इंस्टेंट वैलिडेशन भी मिला है। जो थोड़े बच्चे हैं जिनको थोड़ा सा अगर हैंडल करना आता है सोशल मीडिया, उन्हें पता है मैं कुछ पोस्ट डालूंगा फटाफट उस पर कोई लाइक आएगा, कोई कमेंट आएगा, तो एक इंस्टेंट वैलिडेशन की एक आदत हो गई है उन्हें। इसको रोके कैसे? क्योंकि आप तो भाई लगातार 25 साल से बच्चों के साथ काम कर रही है। बिल्कुल मैम, ये रुकता ही तो नहीं है। अगर मान लीजिए मेरे एक बेटा है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, मेरे जी। एक बेटा है मैम, हाँ। अब मैं सोचूं यार इसको मना कर दिया तो पीड़ा, और बाद में अगर मैंने कुछ कह दिया, और पेरेंट्स में भी यही होता है मैम, अगर मैंने कुछ कह दिया तो वो मम्मी के पास चला जाएगा, मम्मी के पास जाएगा तो मम्मी उसे संभालेगी, फिर उसको ये लगेगा यार अगर वाइफ मुझे कुछ कहेगी तो 5 मिनट सोचना पड़ेगा। ये बात तो है, ये पेरेंट्स के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें मैं ना आपको एक शब्द बताऊंगी, डोपामिन। डोपामिन एक ऐसा हार्मोन होता है कि जो हमारी बॉडी में अगर सीक्रेट होता है तो हमें एक अच्छी फीलिंग देता है। और अगर मैं इन सब चीज़ों की बात करूं जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जिसमें सोशल मीडिया भी आता है, फ़ोन भी आता है, इस तरह की चीज़ें सारी इजी डोपामिन है। और जो दूसरे अचीवमेंट है, मान लीजिए किसी बच्चे का जेई में सिलेक्शन हुआ, नीट में सिलेक्शन हुआ या आईआईएम में सिलेक्शन हुआ, तो वो भी हमें खुशी देता है, बट वो हार्ड डोपामिन, वो इजीली नहीं मिलता, लेकिन वो सस्टेनेबल डोपामिन है, वो हमेशा रहेगा आपके साथ। तो अगर पेरेंट बच्चे को बैठ के ये समझा पाए कि आपको जो डोपामिन चाहिए वो ये चीप या इजी डोपामिन नहीं चाहिए कि आपने इमीडिएटली कोई रील देखी, आपको बहुत अच्छी लगी, आपको मज़ा आया और आपने वो टाइम उसमें वेस्ट कर दिया। इंस्टेड आप कोई ऐसी कंटेंट उस पर देखें जिससे आपकी नॉलेज बढ़े, या ऐसे कोई लिंक्स देखें। आजकल सिर्फ नॉनसेंस ही नहीं है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि आजकल अगर कोई बच्चा नॉलेज गेन करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो उसे बिना 1 रुपया खर्च किए इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कि वो अकेला ही, मुझे लगता है वो यूपीएससी भी अगर चाहेगा तो क्लियर कर लेगा। तो अगर पेरेंट्स ये डिफरेंस उसे समझा सकें कि ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, जो ये चीप डोपामिन या इजी डोपामिन है, दिस इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। व्हाट इज़ गोइंग टू लास्ट फॉर एवर इज़ द हार्ड डोपामिन, द हार्डली अर्न थिंग। तो उसकी तरफ बच्चे को डायरेक्ट करें, सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए डायरेक्ट करें, क्योंकि उसका यूज़ तो हमें करना पड़ेगा। ये अब हम सबकी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है, लेकिन कहाँ उसका यूज़ करना है और कहाँ नहीं करना है, ये विजडम हमें बच्चों को देनी चाहिए। अपन क्लास में खड़े हैं, पहले क्या होता था क्लास के अंदर टीचर हमें कहता था बैठ जाओ, तो हम बैठ जाते थे, बात डांटता तो हम लोग सुन लेते थे। लेकिन आजकल क्या होता है मैम, जैसे ही बच्चों को डांटते हैं उसका पेशेंस उखड़ जाता है, धैर्य जवाब दे जाता है, और वो या तो टीचर के सामने बोल लेता है या रो लेता है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा साइकोलॉजिकली कि इम्पेशेंट होना क्या होता है। इम्पेशेंट होना ये होता है कि हम वेट नहीं कर पाते किसी चीज़ का, हमें कुछ चाहिए, अभी चाहिए, अगर नहीं मिलता तो हम अलग तरह से बिहेव करने लग जाते हैं। वी आर नॉट रेडी टू वेट फॉर इट। तो पेशेंस की अगर हम बात करें तो आजकल अगर हम देखें तो पेरेंट्स का 1 बच्चा है या 2 बच्चे हैं,
और उनके लिए बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारा लव है, बहुत सारा अफेक्शन है। उसके चक्कर में कई बार पेरेंट्स जो हैं उन्हें एकदम से चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, उनकी अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा है पेरेंट्स की। बच्चा एक रुपए की पेंसिल से भी लिख सकता है, लेकिन पेरेंट उसे 25 रुपीज़ की भी पेंसिल दिलाएगा और कहेगा कोई बात नहीं। बच्चे ने अगर अगले दिन घुमा दी, पेरेंट कहेगा कोई बात नहीं, मैं और दिला दूंगा, मेरा बेटा है। ये चीज़ें ग्रेजुअली बच्चे को इम्पेशेंट बनाती हैं, उसे ये फीलिंग आने लगती है कि आई एम राइटफुल टू गेट एवरीथिंग इमीडिएटली, देयर इज़ नो रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम मीन्स वेटिंग का कोई टाइम ही नहीं है, और ये धीरे धीरे उसकी पर्सनैलिटी में ऐड होता है। अगर पेरेंट्स बच्चे को ये समझाते हैं कि ठीक है, इफ़ यू वांट दिस थिंग, एवरीथिंग हैज़ अ वैल्यू, यू हैव टू वैल्यू थिंग्स। आपको एक चीज़ मिलेगी, लेकिन तभी मिलेगी जब आप उसकी वैल्यू करोगे। तो धीरे धीरे वो उस चीज़ को पेशेंटली समझेगा और फिर ये ऑटोमेटिकली उसके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होगा। पेशेंट से जिद करना कम करेगा, घर में जिद करना कम करेगा, तो स्कूल में भी कॉन्सिक्वेंटली जिद करना, रिएक्ट करना कम कर देगा। अगर मान लीजिए कोई जिद्दी हो जाए, उसे कैसे समझाएं? अब मान लीजिए कि मुझे ये करना, जैसे स्कूल के अंदर एक बच्चे ने पेंसिल ली 20 रुपए वाली, और मैंने अगर अपने बेटे कार्तिक को दे दी 10 रुपए वाली, बराबर का बच्चा कहता देख मेरे पापा ने मेरे को 20 रुपए वाली पेंसिल दिलाई है, बिल्कुल उसके बाद ज़्यादा हालत ख़राब होती है ना। बिल्कुल सही बात है आपकी। यही तो चीज़ है जो हम स्कूल के ग्रुप में सीखते हैं, यही चीज़ है जो हम सोसाइटी में सीखते हैं। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमें बच्चे को समझानी है कि देखिए मेरी अफोर्डेबिलिटी ये है, मैं आपको इतने की पेंसिल दिला सकता हूँ। और सर यहाँ मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगी, बहुत छोटी सी बात है। हम हमेशा पता नहीं क्यों ये समझते हैं कि हमारे बच्चे बहुत कम समझदार हैं, बट व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव इज़ कि अपने घर की चाहे फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे इमोशनल कंडीशन हो, चाहे पेरेंट्स के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो, द चाइल्ड इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन हु अंडरस्टैंड्स एंड ऑब्जर्व्स इट, एंड एट टाइम्स ही और शी ईदर एडजस्ट्स और ट्राइज टू मैनिपुलेट। या तो वो एडजस्ट कर लेगा या वो मैनिपुलेट करने लगेगा सिचुएशन को। अगर उसके फादर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, पता है कि मांगते ही एक थप्पड़ पड़ेगा, तो वो एडजस्ट कर लेगा। अगर उसे पता है नहीं पापा बड़े लीनियंट हैं, तो वो मैनिपुलेट करेगा। वो 20 क्यों, वो 100 रुपये की पेंसिल आपसे मांगेगा। तो हमें उसकी इंटेलिजेंस को वहाँ पे यूज़ करना है, हमें ये समझना है वो एक इंटेलिजेंट और अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल है जो सारी बात समझता है। तो अगर आप कभी भी अपने बेटे के साथ उसे बैठ के समझाएंगे कि देखो बेटा मेरी अफोर्डेबिलिटी 10 रुपीज़ की पेंसिल की ही है, ही विल नेवर एवर क्वेश्चन यू अगेन इन लाइफ। एक है ना ओवर प्रोटेक्शन बहुत हो रहा है, मतलब हर पिता ना अपने बेटे को आजकल ओवर प्रोटेक्टिव कर रहा है। इससे क्या बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं? बिल्कुल। किस तरह से? ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, और बीइंग एट स्कूल आई फील दिस एवरी डे। पेरेंट्स के, जैसे अभी हम इम्पेशेंट की बात कर रहे थे, तो एक इम्पेशेंट्स पेरेंट्स में भी है। दे आर नॉट रेडी टू लिसन अबाउट देयर चाइल्ड। व्हाट दे फील इज़ कि हमारा बच्चा हमेशा सही होता है ना। तो उस वजह से ये वाली प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। ये चीज़ें हम पेरेंट्स को हमेशा ओपन रहने की ज़रूरत है कि जब उनसे बात की जाए बच्चों के बारे में, तो उन्हें बहुत क्लियरली सेग्रीगेट करना आना चाहिए, ये मेरे बच्चे की मेरिट्स हैं, ये मेरे बच्चे की डीमेरिट्स हैं। तो जब वो समझने लगेंगे, वो बच्चे को भी समझा सकते हैं और वो अकॉर्डिंगली रिएक्ट भी कर सकते हैं उसके साथ। सीधी सी बात है, मैम ने कहा कि आप अपने बच्चों के लिए ओवर प्रोटेक्टिव ना हो, क्योंकि ओवर प्रोटेक्टिव होंगे तो शायद क्या पता आप जो सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा ये करेगा, उसकी बजाय वो उसके इधर उल्टा भी कर सकता है ना। बिल्कुल कर सकता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा ओवर प्रोटेक्टिव ना हो। ठीक है, बच्चे सबके लिए अपने, मतलब हर बच्चा अपने माता पिता को अच्छा लगता है, लेकिन ओवर प्रोटेक्शन खराब भी कर देता है। आजकल एक बड़ी समस्या आ रही है कि कई बार क्या होता है कि बच्चे हैं ना मन में अपनी बात रख लेते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं, और पता नहीं वो कहते हैं ना कि घुटन सी अंदर अंदर होती रहती है, उसके बाद वो बच्चा अपने आप को कमज़ोर सा महसूस करने लगता है। मैम, तो अगर बच्चा यानी घर पे अपने माता पिता से बात शेयर ना करें, या स्कूल में भी कुछ ना कहें, अगर टीचर ने डांट दिया घर जाके नहीं बोलेगा, माता पिता ने डांट दिया तो स्कूल में कहीं कुछ चुपचाप आएगा, गुमसुम बैठेगा, तो उसके अंदर पेरेंट्स का और स्कूल का क्या रोल होना चाहिए? देखिए, इस चीज़ में दोनों का ही बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले अगर हम पेरेंट्स की बात करते हैं, तो पेरेंट्स को हमेशा सुनना ज़्यादा चाहिए। जब भी वो बच्चे से बात कर रहे हैं, दे शुड ट्राई टू लिसन। होता क्या है कि पेरेंट्स
देने में ज़्यादा, ऐसे करो वैसे करो, ये नहीं करना, बोला था ना ऐसे नहीं करना, दिस शुड नॉट हैपन। उनको ज़्यादा सुनना चाहिए, उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए, उन्हें डायरेक्टर से ज़्यादा गाइड बनना चाहिए। जब हम बच्चे को स्पेस देंगे, जब उसे ये कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं पेरेंट्स से बात कर सकता हूँ, या घर में किसी भी बड़े से, मैं कहती हूँ घर में अगर दादा दादी हैं या बड़ा भाई बहन है, जिसके साथ भी बच्चा कंफर्टेबल फील करता है, और ये सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, हम सब पे ये बात लागू होती है, हम जिससे कंफर्टेबल फील करते हैं उसी से हम बात कर पाते हैं। हम जितना बच्चे को अपने एज अ पेरेंट कंफर्टेबल फील कराएंगे, उसकी बात को सुनेंगे और उसे ये कॉन्फिडेंस देंगे कि भी मैं आपकी बात को सुन के समझ रहा हूँ, आपको जज नहीं कर रहा, सही या गलत का निर्णय नहीं कर रहा, बच्चा डेफिनेटली शेयर करेगा। और यहाँ पे अगर हम देखें कि भाई स्कूल का क्या रोल रहता है, स्कूल को बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स की भी काउंसलिंग वर्कशॉप्स रखनी चाहिए, जिनमें वो पेरेंट्स को बुला के बात करें। कहीं अगर कोई स्पेसिफिक ऐसा केस है कि बच्चा आपको नोटिस हो रहा है कि बहुत ज़्यादा क्वाइट रहने लग गया है, या सडनली खाना नहीं खा रहा क्लास में, या ऐसा कोई भी बिहेवियर में चेंज है, मैं सिर्फ क्वाइट रहना ही नहीं, कोई बिहेवियर चेंज अगर ऐसा है, तो स्कूल को इंटरवीन करके पेरेंट्स से पता करना चाहिए। क्या पता कोई सीरियस मैटर हो पीछे, मेंटल हेल्थ का इशू हो सकता है, कोई अदर मैटर हो सकता है। तो पेरेंट और स्कूल के बीच में जितना डायलॉग ओपन और कंफर्टेबल होगा, बच्चे भी उसको नोटिस करेंगे, एंड डेफिनेटली दिस विल हेल्प इन शेयरिंग बाय द स्टूडेंट। एक बड़ा सवाल होता है कि बच्चे ना कई बार झूठ बोल जाते हैं, पापा गुस्सा आ गया झूठ बोल गए, है ना, और कई बच्चे तो बात बात में झूठ बोलते हैं। हाँ, और पढ़ाई का तो आपको मालूम है, पढ़ने के लिए बोल दो तो अच्छा पापा 2 मिनट ये कर लूँ, हाँ। पापा 2 मिनट ये कर लूँ, 2 मिनट के चक्कर में पूरा दिन निकाल देते हैं, पढ़ने का नाम ही नहीं। हाँ ये है। अभी जैसे आपने 2 मुद्दों पे बात की कि बच्चे झूठ बहुत बोलते हैं, तो झूठ बोलने का मुझे लगता है कि रीज़न कई हो सकते हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि बच्चों को डर लगता है कि अगर वो सच बता देंगे तो पता नहीं क्या होगा। और दूसरा, जिस बात के बारे में वो झूठ बोल रहे हैं, उन्हें लगता होगा कि ये बात बहुत बड़ी बात है, ये तो छुपाई जानी चाहिए। तो एज अ पेरेंट या एज अ टीचर हमारा ये ड्यूटी बनती है हमारी कि हम हमेशा रीज़न जानने की कोशिश करें, उस पर गुस्सा नहीं हो। अगर हमें पता भी चल गया कि बच्चे ने झूठ बोला है, तो हमें हमेशा रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या कारण है जिसकी वजह से झूठ बोला। ये भी हो सकता है सर कई बार कि किसी ने उसे डरा करके झूठ बोलने के लिए मजबूर किया हो, तो ऐसी पॉसिबिलिटी को रूल आउट करने के लिए हमें रीज़न जानना चाहिए, बच्चे से एक ओपन कम्युनिकेशन रखना चाहिए, और जैसे ही हमें रीज़न पता चले, हम उस झूठ बोलने की जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन तुरंत पा लेंगे। जब हमें कारण पता चलेगा तो हम उसका सोल्यूशन पता कर लेंगे। और पढ़ाई सबसे बड़ी पढ़ाई है, हम झूठ बोलेगा उसको सुधार लेंगे, लेकिन पढ़ेगा नहीं तो फिर तो पीड़ा ही पीड़ा। देखिए, पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाने के लिए सबसे पहली बात है पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना, ये तो सब लोग ही ऐसे बोलते हैं, इंटरेस्टिंग बनाएं कैसे? क्या हम उसमें कोई गाने डाल दें, क्या कोई मूवीज़ के डायलॉग डाल दें, ऐसे इंटरेस्टिंग बनाएं? तो ये कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो प्रॉब्लम में ही छुपा होता है। हमारी एक तरफ प्रॉब्लम है कि बच्चे पढ़ने में ध्यान नहीं लगा रहे क्योंकि उन्हें इंटरेस्टिंग नहीं लग रही, और दूसरी तरफ हमारी प्रॉब्लम क्या है, बच्चे मोबाइल की तरफ जा रहे हैं, बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। तो क्यों ना हम बच्चों को ऐसे वीडियोज़ या ऐसे लिंक्स ढूंढ करके बताएं जिनमें पढ़ाई बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई गई हो। तो ऑटोमेटिकली वो जो सोशल मीडिया में कोई गलत चीज़ देखते या स्क्रीन पे गलत चीज़ देखते, वो अच्छी चीज़ में ध्यान लगाएंगे, इंटरेस्टिंग लगेगी तो आगे और देखेंगे, और इसी के साथ साथ उनका पढ़ाई में भी इंटरेस्ट बनता जाएगा। पहले हमारे जो 50% आते थे ना, तो हम लोग पड़ोस में मिठाई बांटने चले जाते थे, टॉफियाँ देने चले जाते थे। आजकल क्या होता है कि 99 भी आए ना तो कोई 4 में भी आता है। मैं अपने बच्चों को कहता हूँ, मेरे 50 हमारे 2 मिल के बन गए थे, बड़े खुश होते थे, टॉफी लाते थे, पड़ोस में दादी होती थी, चाचियाँ होती थी, सबको देने जाते। लेकिन अभी खाली है ना, मार्क्स मार्क्स मार्क्स, ये देखो परसेंटेज, पहले इतने आते नहीं थे, अब तो 100% भी आदमी बच्चा ले आता है। हाँ। क्या यही इसी के पे केवल फोकस करेंगे? और हाँ, कई बच्चों की तो पोजीशन ये होती है, मैं अच्छे नंबर ले आया लेकिन इतना वीक है। अभी एक वीडियो देख रहा था, खाली पढ़ने के अंदर चश्मा इतना मोटा मोटा लग गया, और उस समय हमारा चश्मा नहीं लगा तो लग ही गया, क्योंकि उम्र हो गई तो लग ही जाता है चश्मा। लेकिन हालत ये है कि पेरेंट्स क्यों लिए देते हैं, आपके बेटे कितने हैं? अरे मेरे बेटे के 99 है। मुझसे कोई पूछता तेरे बेटे कितने हैं, मैंने कहा आगे
अरे यार पढ़ाई ऊपर से ज्ञान देना और शुरू हो जाता है मैडम। हाँ। क्या केवल मार्क्स पे फोकस करना जरूरी होता है? क्या हार्मफुल नहीं है थोड़ा सा ये? मैं तो कहूँगी बिल्कुल हार्मफुल है। अगर हम बच्चे को सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे इवैल्यूएट करते हैं तो हम उसके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में एक इंडिविजुअल होता है, हर बच्चे की अपनी कैपेसिटीज़ होती हैं। तो हमें उस बच्चे को ऑब्ज़र्व करना चाहिए, उसको एक्सपेरिमेंट करने दें, उसको एक्सप्लोर करने दें चीज़ों को। कोई बच्चा ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा मार्क्स में ही अच्छा होकर के सक्सेसफुल होगा। अगर सचिन तेंदुलकर, जिसका एक उदाहरण दुनिया देती है, वो अगर स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ने में होता 99% वाला, तो वो कभी सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता था। तो आज आप देख ही रहे होंगे, वैभव सूर्यवंशी इतना यंग प्लेयर है, 15 साल का बच्चा है, स्पोर्ट्स पे निकला है, अच्छा कर रहा है। हमारे चेस के प्लेयर डी गुकेश, 19 साल का लड़का वर्ल्ड चैंपियन बना। तो कहीं ना कहीं उस पेरेंट ने या उस टीचर ने उसकी दूसरी कैपेसिटीज़ को पहचाना होगा और उसे उन कैपेसिटीज़ में या उस इंटरेस्ट की दिशा में काम करने के लिए मौका दिया होगा। तो यही एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल और टीचर पेरेंट की बनती है कि सबसे बड़ी चीज़ कंपैरिजन से दूर रहें। आप कभी अपने बच्चे को ग्रेड्स पे कंपेयर ना करें कि मेरे पड़ोसी के बच्चे के A+ आई है, मेरे बच्चे के C ग्रेड कैसे आ गई, या मेरे पड़ोसी का बच्चा 99% लाया है, मेरा बच्चा 75% लाया है। हो सकता है आपका बच्चा किसी दूसरी चीज़ में उससे बहुत अच्छा हो। तो इन सब चीज़ों पे अगर हम ध्यान देना शुरू करते हैं, और आजकल मुझे लगता है स्कूल्स काफ़ी डेवलप हो गए हैं, केवल एकेडमिक्स ही नहीं, पूरे 360 डिग्री डेवलपमेंट पे जैसे हम भी ध्यान देते हैं, बच्चों के स्पोर्ट्स पे ध्यान देते हैं, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देते हैं और उनकी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देते हैं। आप सुनते ही होंगे कि एक स्वस्थ शरीर के अंदर एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो मस्तिष्क अगर स्वस्थ रहेगा तो पढ़ाई इज़ ऑल अबाउट ब्रेन्स। तो ये फिज़िकल फिटनेस, मेंटल हेल्थ, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये सब चीज़ें जब होंगी, कंपैरिजन नहीं होगा, बच्चा अपनी दिशा अपने आप ढूंढ लेगा। मेरे पास है ना वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन का सर्टिफिकेट है, जो प्रियंका जी ने एक साथ 63,15,000 स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को है ना अवेयर किया था, सेफ और अनसेफ टच। क्यों जी, हम एक साथ कर कैसे दिया 63 लाख? हम तो सर 10 आदमियों को भी नहीं अवेयर कर सकते। हुआ क्या था, ये क्या प्रोग्राम था ये? देखिए, ये सिर्फ एक दिन का प्रोग्राम नहीं था, ये हमारी 3-4 साल की मेहनत थी। इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है। मैंने सबसे पहले अपने ही स्कूल में बच्चों का सेशन लिया था सेफ और अनसेफ टच पे। आप समझ सकते होंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि एक छोटे से बच्चे को ये पता होना चाहिए कि कौन उसे सही नियत से छू रहा है और कौन उसे गलत नियत से छू रहा है, और अगर ऐसा कभी गलती से किसी बच्चे के साथ हो तो उसे क्या करना चाहिए। तो इस टॉपिक पे एक प्रेजेंटेशन तैयार किया, बच्चों को सिखाया, बच्चे ने बहुत पसंद किया, पेरेंट्स का बहुत अच्छा फीडबैक आया। तो लगा कि इस कैंपेन को आगे बढ़ाना चाहिए। सिर्फ मेरे ही स्कूल के बच्चे क्यों, सभी जगह बच्चे अपने ही हैं और सभी बच्चों को इस चीज़ की ज़रूरत है। तो हम इस चीज़ को लेके आगे बढ़े। हमने दूसरे स्कूलों में भी संपर्क किया, दूसरी जगह कच्ची बस्ती में बच्चों को संपर्क किया और हमने धीरे धीरे इसको बढ़ाना शुरू किया। तो पहले हमने छोटे बच्चों के लिए सेशन किए जिसमें हम सिर्फ सेफ और अनसेफ टच पे अवेयरनेस करते थे। ग्रेजुअली हमने ये सेशंस टीनेजर बच्चों के लिए बनाए जिसमें साइबर सिक्योरिटी, सोशल मीडिया का सेफ यूज़, इन सब चीज़ों पे बात करना शुरू किया। तो ऐसे करके 3-4 साल में जब ये पूरा डेवलप हो गया तो फिर हमने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट को अपना प्रपोज़ल दिया और उन्होंने हमारे प्रपोज़ल को स्वीकार किया और उनके सभी टीचर्स को हमने इसमें ट्रेन किया। 2 दिन तक वो ट्रेनिंग सेशंस चले और फिर एक दिन डे फिक्स किया गया। उस दिन उन सभी टीचर्स ने पूरे राजस्थान के सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में इन बच्चों को सेफ और अनसेफ टच पे जागरूक किया। तो जो एक दिन में करीब 65 लाख बच्चों को जागरूक किया गया, ये चीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई। अच्छा, इस तरह से ये तभी आपको ये कहानी सर्टिफिकेट मिला? जी। अरे मैम, हमको तो मिलता ही नहीं था कोई भी सर्टिफिकेट। कहते जाते थे ना तो लास्ट में नंबर आता था, तो कभी आज तक स्टेज पे नहीं बुलाया। अच्छा, मैम एक बात बताइए, आप सेफ और अनसेफ टच पे बात करते हैं, क्या आपके यहाँ रेगुलर चलता है स्कूल, समझाया जाता है, मतलब वीकली है? हाँ, सिर्फ सेफ और अनसेफ टच ही नहीं, हम तो बच्चों से हर टॉपिक पे बात करते हैं, चाहे वो पर्सनल सिक्योरिटी हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो फिजिकल फिटनेस हो, चाहे उनका सोशल बिहेवियर हो, उनको घर पे कैसे बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें हम सेशन के फॉर्म में बच्चों को सिखाते हैं। और हम इस बार स्पेशल प्लान कर रहे हैं कि हर महीने में हर क्लास के लिए एक स्पेशल सेशन होगा
जिसमें कोई ना कोई रिनाउंड स्पीकर आएंगे जो उनसे बात करेंगे, और हर सेशन अपने आप में एक मास्टरपीस होगा, लाइफ स्किल से रिलेटेड होगा, मेंटल हेल्थ से अभी रिलेटेड हाल में होगा, हुआ था एक मैम, विल पावर से रिलेटेड होगा। अभी हुआ भी था सेशन बहुत शानदार, डॉक्टर गीता शर्मा आई थी। जी जी हाँ, अभी आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ, डॉक्टर मैंने गीता शर्मा आए थे देखा। और उन्होंने विजन बोर्ड पे सेशन लिया था, जिसमें बच्चों को ये सिखाया कि आप अपने आप को आज से 10 या 15 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो, आप उसको ड्रॉ करो। तो जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो हम उस चीज़ दिशा में सोचना शुरू करते हैं, ऐसा हम मानते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे हम रेगुलरली बच्चों के सेशन लेते हैं। स्ट्रिक्ट पेरेंट होना चाहिए, फ्रेंडली पेरेंट? बैलेंस्ड, आई थिंक स्ट्रिक्टनेस और फ्रेंडलीनेस का एक बैलेंस्ड मिक्स होना चाहिए। मास्क या स्किल्स? फर्स्ट आई वुड प्रेफर स्किल्स बट विद मार्क्स। विद मार्क्स। अच्छा, डिसिप्लिन या फ्रीडम? देखिए, अगर स्वतंत्रता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर स्वच्छंदता है तो नहीं, इसलिए डिसिप्लिन फ्रीडम। मोबाइल या बुक्स? बुक्स ऑब्वियसली, लेकिन अगर मोबाइल का हम जस्टिफाइड यूज़ कर सकते हैं तो मोबाइल विद माइंडफुल यूज़ ऑफ बुक्स, विद माइंडफुल यूज़ ऑफ मोबाइल। यानी आपने सबको बराबर कर दिया, किसी एक पे आंसर नहीं दिया, बोले करना चाहिए लेकिन ये भी होना चाहिए। लाइफ इन सभी चीज़ों का ब्लेंड है, एक अच्छी पेरेंटिंग, एक अच्छी स्कूलिंग और एक अच्छा बच्चा। 3 ऐसे गोल्डन रूल बताइए जो पेरेंट्स के लिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये मानती हूँ, बच्चे को सुने ध्यान से, उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप करें, उसे कंपेयर ना करें कभी भी किसी के भी साथ, और हमेशा उसमें एक ट्रस्ट डेवलप करें। मैम, कोई ऐसा मैसेज जो हर पेरेंट्स तक आप पहुंचाना चाहती हो जो जरूरी हो पेरेंटिंग के लिए? बहुत ही छोटा सा मैसेज है कि कभी भी बहुत परफेक्ट या बहुत आइडियल पेरेंट बनने की कोशिश ना करें। आप प्रेजेंट और प्रैक्टिकल पेरेंट बनने की कोशिश करें, और यही चीज़ अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करें। आप देखेंगे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ इसी से सॉल्व हो जाएंगी। मुझे लगता है कि जितना भी सवाल मैंने आपसे पूछे हैं शायद पेरेंट्स समझेंगे जी, और जो बच्चे देखेंगे वो भी इसे समझेंगे। बिल्कुल, मैं और उम्मीद उस करती हूँ पे खरे उतरेंगे। अगर मान लीजिए अगर उतर जाते हैं तो अगर कुछ लोग देखते हैं और मान लीजिए किसी की लाइफ बन जाए बिल्कुल। तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। चलिए, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत थैंक यू सो मच।